बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास फिज़िक्स चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी इसको स्टार्ट करेंगे। वर्क एंड एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले इसका छोटा सा एक जो इंट्रोडक्शन है उस पर हम आते हैं। तो साइंटिफिकली जो टॉपिक है वर्क इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी को हम देखते हैं कि वर्क क्या है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि वर्क क्या है, हम क्या कहते हैं जी, मैं कर रहा हूँ कॉपी पे काम कर रहा हूँ, बुक पे काम कर रहा हूँ, या बैठा हुआ कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो साइंटिफिकली वो कहते हैं कि जी ये वर्क नहीं है। तो वर्क का साइंस के अंदर एक स्पेसिफिक टर्म है, स्पेसिफिक मीनिंग है कि वर्क कब होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, कब कम और कब कितना ज़्यादा होगा, ये टर्म को हम क्लियर करेंगे। अच्छा, अब वर्क कब होगा? एक पॉइंट है कि जब हम लोड उठाया हो, एक लोडेड पर्सन हो और वो क्या करे, मूव करे, तब वर्क होगा। मतलब कि वेट उठाया भी हो और मूवमेंट भी हो, तब वर्क डन होगा। अदरवाइज़ अगर हम एक सिस्टम पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठे बैठे काम कुछ भी करी जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मिसाल के तौर पर करेंगे, बहुत बड़ी चीज़ उठाई हुई है लेकिन मूव नहीं कर रहे, तब भी वर्क नहीं होगा। अच्छा, अब वर्क और एनर्जी, ये हमारे चैप्टर का नाम है, तो ये आपस में रिलेटेबल है। और एनर्जी फिज़िक्स साइंस की टर्म में बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इसकी टाइप्स और ये वो जो भी चीज़ें हैं इस चैप्टर के मुताबिक, इस क्लास के स्टैंडर्ड के मुताबिक वो हम डिस्कस करेंगे। तो 6.1 टॉपिक जो है आज हम वर्क का उसको स्टार्ट करें। अब सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या चीज़ है? अगर हम इसके फार्मूले से देखें या फिर डेफिनेशन से देखें तो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है उसको हम वर्क का नाम देते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग अगर इसका फार्मूला करना चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वर्क। अब यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि वर्क जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। मतलब फोर्स बढ़ेगी तो वर्क भी बढ़ेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तब भी वर्क इंक्रीज़ होगा। और इसके कन्वर्सली यही है कि अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ होंगे तो वर्क भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर किया गया डायग्राम के थ्रू कि एक ब्लॉक है, उसको हम खींच रहे हैं और इसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो भी यही है ब्लॉक की, और इसकी जो फोर्स लग रही है वो भी यही है। मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब पैरेलल मूव कर रहे हैं तो सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा। ये इसका मुताबिक ये पॉइंट है कि जब मोशन और फोर्स पैरेलल होंगे तो तब इस तरीके से मूवमेंट होगी, और मूवमेंट होगी तो उसका फार्मूला हम ये करेंगे। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल ना हो तो उसको फिगर से हम क्लियर करते हैं कि मोशन और फोर्स जब पैरेलल नहीं है उस टाइम क्या तरीका है। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक नीचे है, उसको हम इस तरह से खींच रहे हैं, बजाय इस तरह खींचने के हम खड़े हुए हैं और खड़े होकर इस तरह से खींच रहे हैं, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस किस्म की होगी। और जब फोर्स इस तरह से एक्ट कर रही है, मतलब पैरेलल नहीं है मूवमेंट, ज़ाहिर बात है इसकी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये जो ब्लॉक है इधर को मूव कर रहा है, और ये जो फोर्स एक्ट कर रही है ये इसके पैरेलल नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो हमने इसके दो कंपोनेंट्स बनाए, एफ एक्स और एफ वाई। अब हमने जब ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो हमें ये पॉइंट क्लियर होता है कि जब जो फोर्स है वाई एक्सिस के लग रही है वो इसके मोशन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर होगा तब हमारे पास वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन तब होगा जब हमारे पास फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो, पैरेलल हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें एफ एक्स जो वर्क का फोर्स का एक कंपोनेंट है, वर्क का नहीं फोर्स का कंपोनेंट है एफ एक्स, वो पैरेलल है किसके, मोशन के। तो हम इस कंपोनेंट के ले लेंगे एफ एक्स को, और एफ वाई को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये पॉइंट क्लियर है कि एफ एक्स जो होता है वो बराबर होता है एफ कॉस थीटा के, एफ वाई जो है वो बराबर होता है एफ साइन थीटा के। तो यहाँ पे हम जो है एफ वाई वाला जो फैक्टर है, कंपोनेंट है, उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो 90 का बन रहा है, तो उस फैक्टर को इग्नोर करेंगे और एफ एक्स वाला कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे। तो फिर ये वाला हम फैक्टर कंपोनेंट जो यूज़ करेंगे तो उसके मुताबिक हमारे पास जो वर्क का फार्मूला बनेगा W=F(x) + F(y)। ऐसा ना था मिसाल के तौर पर अगर हम इसको कहते हैं W=F(x) + F(y), ऐसा ना था। अब ये जो Fy है ये इक्वल टू है 0, Fx। अच्छा, ये Fy बेसिकली 0 नहीं है, ये कैसे होगा? मतलब अगर हम इसको स्टेप बढ़ाते हैं जी, Fx × S + Fy × S।
अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो एंगल बनेगा उसके मुताबिक यहाँ पे 90 होगा तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को 0 कर देगा और ये फैक्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके मुताबिक हम इसको यूज़ करेंगे और उसके मुताबिक जो है हमारे पास W=fx आ जाएगा। fx की वैल्यू होती है वो हमारे पास f cos थीटा वो पुट कर दी, तो fs cos थीटा ये हमारे पास वर्क का फाइनली फार्मूला आएगा जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़ीद एडिशन किया पिछले फार्मूले से, वो पॉइंट किया है हमारे पास यहाँ पे कि हमारे पास जो वर्क डिपेंड कर रहा है एक फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तीसरा एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या बन रहा है। अगर तो 90 होगा फिर तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर तो हमारे पास cos 90 0 होता है तो वर्क डन 0 आ जाएगा, लेकिन अगर cos 0 आएगा तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसके दिमाग में जो भी वैल्यू होगी उसके मुताबिक हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। अच्छा, अब वर्क कब क्या होगा उसकी कंडीशन के वाले से अगर डिस्कस करें कि भाई वर्क कब होगा, क्या इसकी कंडीशन है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये फार्मूला भी हमें क्लियर कर रहा है कि वर्क होगा, ठीक है, वर्क डन होगा कब, जब फोर्स एक्ट कर रही हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, डिस्प्लेस करें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब फोर्स मूव करवाए बॉडी को और उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन के सेम हो, मतलब आसान अल्फाज में पैरेलल हो। और ये जो फार्मूला यही हमें बता रहा है cos 0 होगा तब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो वर्क डन जो है वो तब होगा जब हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। फार्मूला और ये पॉइंट हमें दोनों क्लियर करें। अच्छा, वर्क जो है हमारे पास यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, अब इसको भी हम इस फॉर्मूले से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें cos थीटा आ रहा है और जब cos थीटा आ रहा होता है तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट मतलब इन्होंने एक नाम दिया है, टर्म यूज़ किया, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। आसान अल्फाज में डॉट प्रोडक्ट क्या है, मतलब वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का एक तरीकाकार है। तो उसके मुताबिक हमें पता लगेगा कि आंसर जो है स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा, तो आंसर स्केलर आएगा। जब cos थीटा होता है दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आंसर जो आएगा, मतलब जो प्रोडक्ट के बाद एक नया वेक्टर बनेगा वो स्केलर जो एक नई क्वांटिटी बनेगी वो एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेक्टर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, आगे cos थीटा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में क्वांटिटी आएगी वो एक स्केलर आएगी। अगर यहाँ पे दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, आगे जो हमारे पास sin थीटा है तो जो आंसर में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अच्छा, अब इसका जो यूनिट है हमारे पास जॉल है, जो कि बराबर होगा न्यूटन मीटर के। इसका सिंबल लिख दिया है NM। अब जी जॉल क्या है, या जॉल की डेफिनेशन करें या न्यूटन मीटर की डेफिनेशन करें तो उसके मुताबिक हमारे पास वर्क क्या होगा, 1 जॉल होगा। अब 1 जॉल कब होगा, अब अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें, वर्क 1 जॉल होगा कब, जब फोर्स लगे 1 न्यूटन, जब फोर्स लगे 1 न्यूटन, फोर्स क्या हो जी 1 न्यूटन। अब जब फोर्स लगेगी तो क्या करेगा, बॉडी अपने पॉइंट से डिस्प्लेस होगा। अब फोर्स लगाई, बॉडी अपने पॉइंट से डिस्प्लेस हुआ, और जो वो डिस्प्लेस हुआ वो कितना हो, 1 मीटर हो। कितना हो जी, 1 मीटर हो। और ये हमने पहले ही कंडीशन लगाई है, और उसकी जो डायरेक्शन हो वो फोर्स की डायरेक्शन हो डिस्प्लेसमेंट की, तो तब हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 जॉल के इक्वल आ जाएगा। तो ये अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।